हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। तो उसमें हमने आपको 3 प्रोसेस बताया था अल्कोहल फॉर्मेशन का। कि अल्कीन का रिएक्शन यदि डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ के साथ करवाया जाए तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में मेंशन है। इसमें भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अल्कोहल जो है लेस हिंड्रेड कार्बन पे जाके अटैच होता है। और डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ के केस में अल्कोहल जो है जाके अटैच होगा आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे। आज हम बात करेंगे ओजोनोलिसिस का। तो इसमें सबसे पहले लिखा जाए ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ ओजोन, यानी ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। O3 रहेगा इसमें। देखें तो क्या होगा ऑक्सीडेशन में। सबसे पहले लिखें ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनोलिसिस में ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ ओजोन। हमने इसका चर्चा एक बार 11th में भी किया था। आज हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। उसमें वहां पे हम मैकेनिज्म इसका नहीं बताए थे, बोला था हमने कि 12th में इसका चर्चा करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ ओजोन। अभी हम बात कर रहे हैं टोटल जो है आपको समझ में कि कार्बोकेटायन का जितना भी रिएक्शन अभी हम बढ़ा रहे हैं आपको कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट का, चाहे वो 11th का पार्ट हो चाहे 12th का पार्ट हो, हम सारे रिएक्शन को और लगभग 11th का सारा रिएक्शन अल्केन अल्किन अल्काइन तो हमने 11th में ही समाप्त कर चुका था। तो अभी हम जितना ही बात करें, चाहे 12th के जिस भी चैप्टर का रिएक्शन हो, जिस जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ बिहेव कर रहा है, उन सारे रिएक्शन को मैं एक जगह पढ़ा रहा हूँ। और कार्बोकेटायन अब इंड पे ही है, अब स्टार्ट होगा कार्बेनायन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ ओजोन क्या करवा। अब हम वहां पे बात किए थे कि ओजोनोलिसिस जो है 2 तरीके का होता है। एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब है कि ओजोनोलिसिस तो 2 तरीके का हो गया सर, एक ऑक्सीडेटिव दूसरा रिडक्टिव। किसमें क्या रिएजेंट आप यूज करेंगे, मैकेनिज्म हम जस्ट बता रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि किसमें क्या रिएजेंट हम यूज करेंगे। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में हम यूज करते हैं O3H2O2। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं उसको दिमाग में बैठाएं कि ऑक्सीडेटिव में हम किस रिएजेंट का यूज करते हैं, रिडक्टिव में किस रिएजेंट का यूज करते हैं, इसको सबसे पहले दिमाग में बैठाने का चीज है। दूसरा है O3ZN H2O O3 Me2S। जनरली आपको यही मिलेगा। तो सबसे पहले दिमाग में बैठना चाहिए कि अच्छा ओजोनोलिसिस हम करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ ओजोन। तो ओजोनोलिसिस 2 तरीके का है, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दूसरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो सबसे पहले हम रिएजेंट को दिमाग में बैठा कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में लेते हैं क्या, हम O3H2O2 का हम यूज करते हैं। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम यूज करते हैं O3ZN O3 Me2S। जनरली आपको दिखाई पड़ेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में O3ZN और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में O3H2O2 का। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तब फिर हम इसका हम ट्रिक आपको बता देंगे डायरेक्ट कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म का। देखिए तो हम यहाँ पे लेते हैं C डबल अल्कीन लेते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं R डैश R डबल डैश R और H। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का। क्या लेंगे
O3ZN। मैं एक ही रिएजेंट लिख रहा हूँ, सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने भी बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ ओजोन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने लिया है, एल्कीन लिया है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं ओजोन के साथ, O3 के साथ। अभी देखें इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करवाएंगे, O3 को हम लिखते हैं O डबल बॉन्ड O पे प्लस और O पे माइनस। मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर देता हूं। O3 को हमने इस तरीके से लिखा है, O डबल बॉन्ड O पे प्लस और O पे माइनस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्कीन है, तो अल्कीन कैसा व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये टूटेगा सबसे पहले प्लस और माइनस में। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम पहले कौन करेगा, प्लस या माइनस? माइनस देगा, क्योंकि प्लस का मतलब तो खुद उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आपके दिमाग में चल रहा हो कि अच्छा सर, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज यहाँ पे है तो इसको देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। लेकिन आप देखें यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, कौन सा पीरियड का, सेकेंड पीरियड का, था एस और पी है। तो एस और पी में इसने चारों का चारों ऑर्बिटल को फुलफिल रखे हुए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन तो बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, क्यों, पॉजिटिव चार्ज को रखे हुए। तो देखें कि आप सबसे पहले ऐसे भी आप दिमाग में बैठाएं कि जब ऑक्सीजन जो है तीन बॉन्ड बना रहा हो, ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन लेने का बात आएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्लस वाला नहीं लेगा, उसके बगल वाला लेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, अब इसने क्या कर दिया, या दूसरे तरीके से आप और सिंप्लीफाइड तरीके से समझें कि इस पे है प्लस चार्ज, और आप जानते हैं ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गया, क्योंकि प्लस चार्ज आने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका बढ़ा हुआ है, इससे तो क्या करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका बढ़ा हुआ है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा, इसने प्लस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, अपनी तरफ ले रहा है, लिया। अब क्या करेगा, ओ पे माइनस चार्ज है, टूटा होगा माइनस और प्लस में, तो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस, माइनस वाला अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस प्लस वाले को। एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। अल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार किया, तो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन जब तीन बॉन्ड बना रहा हो तो इलेक्ट्रॉन लेने का बात आएगा, तो जिस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होगा उसके जस्ट बगल वाले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो यहाँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि खुद यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो खुद दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। अब यहाँ ही बच गया, तो इसी पे आएगा ऑक्सीजन। अब क्या, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव था, तो बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचा, जैसे ही खींचा वो पे माइनस से अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इस प्लस वाले को। तो क्या हो गया होगा, देखें, सी सी आर एच आर आर डैश आर डबल डैश ओ। इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस ऑक्सीजन को, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्या करते हैं, फिर ओ, और इसके साथ फिर से मैं इसको एक बार समझा देता हूं आपको। यहाँ पाई बॉन्ड टूटा, प्लस और माइनस में थोड़ा सा समझने का है। प्लस और माइनस में माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आ गया, इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो गया। इस ऑक्सीजन पे पहले डबल बॉन्ड था, इसने खींचा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन पे पहले प्लस था, ले लिया तो माइनस हो गया न्यूट्रल। इस ऑक्सीजन पे पहले था माइनस, दे दिया तो आ गया प्लस, हो गया न्यूट्रल। इस ऑक्सीजन ने दिया इस कार्बन को, तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो गया। अब क्या होगा, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। मैं इसका बात करूंगा आगे। पेरोक्सी लिंकेज हो गया, सो इट इज हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा बॉन्ड।
पेरोक्सी लिंकेज जो है हाईली अनस्टेबल होता है। देख रहे हैं ऑक्सीजन 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 बॉन्ड बनाए हुए, बीच में ऑक्सीजन है, पेरोक्सी लिंकेज का फॉर्मेशन किया, इसलिए ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हुआ है तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से, CRH, अब यहां देखें ध्यान से, O, इस कार्बन CR', यहां तक देखें। अब क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन पे इसने खींचा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन और यहाँ पे, और इस कार्बन का गया है इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। समझ ले, पेरोक्सी लिंकेज आने की वजह से हाईली अनस्टेबल हो गया, इसलिए बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो यहाँ जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया तो इस बॉन्ड ब्रेक किया, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, इस ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पे आ गया माइनस चार्ज। अब देखिए कि पॉसिबिलिटी है कि इस ऑक्सीजन पर है माइनस चार्ज और इस ऑक्सीजन पे आएगा फिर प्लस चार्ज। सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन ने खींचा तो इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉन गया है क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज हुआ होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जाने के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया। अब देखें कि O पे माइनस चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को दे दे, क्योंकि O पे है निगेटिव चार्ज, अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यदि इसको देगा तो 1 2 3, और 3 मेंबर का साइकिल जो है अनस्टेबल होता है। हमने बात किया आइसोमेरिज्म में, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन होने की वजह से 3 मेंबर का साइकिल अनस्टेबल होता है। तो दिमाग में तो एक बात यही दिखता है, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, एक बात दिमाग में बैठता है कि अच्छा इसी ऑक्सीजन पे है निगेटिव चार्ज सर, इसी ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज। तो आपने बताया था कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराने के चक्कर में 3 मेंबर का साइकिल बन जाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले को दे दिया तो 1 2 3, और 3 मेंबर का साइकिल हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है, लेकिन किसको देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। अब देखें क्या होगा, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस ऑक्सीजन पे जैसे ही खींचा है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, खींचने के कारण ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अभी निगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे इस पॉजिटिव चार्ज वाले को। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म जो है टफ है, फिर से एक बार देखें ध्यान से कि 3 मेंबर का साइकिल का फॉर्मेशन किया तो पॉसिबिलिटी था कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है ज्यादा फास्ट होता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले को दे दे, लेकिन देगा तो 3 मेंबर का साइकिल बन जाएगा, और 3 मेंबर का साइकिल अनस्टेबल होता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अच्छा कार्बन ऑक्सीजन में सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, तो माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले को देते। अभी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन खींचने के चक्कर में, तो भी न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये किसको दे दे, इस प्लस वाले को दे दे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है, अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। नहीं बैठा दिमाग में। अब देखें क्या हो गया, अब यहाँ पे कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हुआ है, तो देखें CR H O CR', यही हुआ है ना। देखें CRH कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, तो इस ऑक्सीजन के साथ ही कार्बन बॉन्डेड हो गया। अभी देखें
अब यहाँ क्या हुआ है कि ऑक्सीजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, तो ऑक्सीजन और कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। पहले ऑक्सीजन पे था माइनस, दे दिया तो हो गया प्लस, हो गया न्यूट्रल। इस कार्बन पे प्लस था, ले लिया तो माइनस, हो गया न्यूट्रल। अब किसके साथ रिएक्शन का, सॉरी दिख नहीं रहा नीचे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। कैसे बना होगा, CrHO CR'। अब ZNO के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ZNO के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करेगा मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करवा देते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा आपको यहाँ से मैकेनिज्म शायद पता लगे। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, CrH डबल बॉन्ड O प्लस CR' R डबल डैश डबल बॉन्ड O। क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, सॉरी यहाँ पे ZN जो है यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, माइनस ZNO। देखें क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कि CrH, तो CrH हमने लिखा यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक कार्बन का। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 2 3। यहाँ देखें 1 2 3 4। इसने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा और एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। फिर इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। और एक जो है ऑक्सीजन वहां से बाहर हो गया ZNO के फॉर्म में। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। अब इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको बताता हूं। यदि इसी को जैसे हम लिखते हैं कि CrH डबल बॉन्ड CR' R डबल डैश। मैकेनिज्म थोड़ा अटपटा है, थोड़ा सा इसका डायरेक्ट ट्रिक ही दिमाग में बैठा के रखें। जैसे इसी को हम दे देते हैं तो डायरेक्ट हम देते हैं जैसे 2। सबसे पहले हम लिखते हैं O3ZN, दूसरा लिखते हैं O3H2O2। क्या प्रोडक्ट बने, सबसे पहले तो इसको दिमाग में बैठाना है कि O3ZN लिया है यानी ऑक्सीडेटिव है, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, रिडक्टिव है। और O3H2O2 लिया है यानी ऑक्सीडेटिव है। ट्रिक दिमाग में बैठा के रखना है कि करना क्या है। एक बार और इसका बात किए हैं, ऊपर लिखता हूं कि C डबल बॉन्ड C है सर, R है, H है, R डबल डैश है, R ट्रिपल डैश है, और यहाँ पे ले रहे हैं O3ZN और यहाँ ले रहे हैं O3H2O2। तो सीधा दिमाग बैठा के रखना है, ये ऑक्सीडेटिव है और ये रिडक्टिव है। कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, डबल बॉन्ड को जोड़ देना है RH प्लस C डबल बॉन्ड O R डबल डैश R ट्रिपल डैश बन गया।
हो गया इसका। ऑक्सीडेटिव वाले में क्या करना है, C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, R H के जगह खाली OH। मैं इसको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार हम चर्चा कर चुके हैं इसका कि अल्कीन दिया हुआ है, O3Zn लिखा हुआ है यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, O3H2O2 लिखा हुआ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के केस में इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O जोड़ देना, इतना दोनों में करना है। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीडेटिव वाले में आपको H के जगह OH को ले जाके जोड़ देना है। जैसे यहाँ H लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, यहाँ OH ले जाके जोड़ देना है। रिडक्टिव वाले में कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाई बॉन्ड को बीच में डबल बॉन्ड जो उसको ब्रेक करके और डबल बॉन्ड O लगा देना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है और इधर डबल बॉन्ड O लगा दिया, इधर डबल बॉन्ड O लगा दिया। लेकिन इसमें ऑक्सीडेटिव वाले में भी क्या किया, पाई बॉन्ड को डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, डबल बॉन्ड O लगाया, लेकिन H की जगह केवल OH को लगा देना है, बस इतना ही डिफरेंस है। एक बार आप जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का जो मैकेनिज्म है इसको एक बार देखें ध्यान से, और यदि कहीं त्रुटि है तो फिर से मैं इस मैकेनिज्म को एक बार फिर से मैं बता दूंगा। अगली वीडियो में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का जो है एक बार मैं फिर से और थोड़ा ब्रॉड में और थोड़ा सा बता दूंगा मैकेनिज्म। ऐसे मैकेनिज्म का कोई इसमें विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, आपको दे देगा, अल्कीन दे देगा, उसका आपको रिएजेंट लिखा हुआ रहेगा, आपको पकड़ने का है कि ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव है। सीधा रिएजेंट आप दिमाग में बैठा के रखें कि O3Zn लिखा हुआ है, इसका मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। O3H2O2 लिख रहा है यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। और दोनों के केस में दिमाग में बैठाना है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के केस हो चाहे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का केस हो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड अटैच कर देना है, और सिर्फ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में H के जगह OH को अटैच कर देना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसमें क्वेश्चन कराना है हमको, जैसे कि इस तरीके से लिखा हुआ हो, शायद में एक लिखा हो O3Zn और दूसरा O3H2O2। अब बना लिए होंगे, O3Zn है तो रिडक्टिव है, O3H2O2 है इसका मतलब ऑक्सीडेटिव है। अब दोनों के केस में हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और डबल बॉन्ड जोड़ना है, सबसे पहला तो काम यही करना है। तो लीजिए मैं नीचे इसको लिख देता हूं एक बार, डबल बॉन्ड, तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूं यहाँ पे, और डबल बॉन्ड, इसको भी मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, डबल बॉन्ड, इसको भी मैं यहाँ पे जहां जहां डबल बॉन्ड दिया हुआ हो सबको ब्रेक कर देना है और डबल बॉन्ड जोड़ देना है। तो हमने ब्रेक कर दिया। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ H हो जाएगा सर, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, H और H। यानी देखने से लग रहा है कि ऐसा 3 है सर, 1 पार्ट, 2 पार्ट और एक 3 पार्ट। तो सबसे पहले हम लिख दें इसको कि अच्छा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में सबसे पहले रिडक्टिव का हम प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, तो 3HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। अभी आपने देखा कि 3 बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इसमें कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो तीनों डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है।
और डबल बॉन्ड जोड़ देना है। तो हमने ब्रेक किया है नीचे, तो डबल बॉन्ड तो ऐसा ऐसा कितना है एच, यहाँ कौन लिखा हुआ है सी, तो सी डबल बॉन्ड तो एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, फिर बीच में कौन है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, इधर कौन है एच। ऐसा ऐसा 3 बार है, तो 3 बार हमने लिखा। नीचे ऑक्सीडेटिव है, तो हमने बताया कि ऑक्सीडेटिव में एच की जगह सिर्फ किसको ले लेना है OH को, तो क्या लिखेंगे 3 मोल इसमें भी आएगा OH सी डबल बॉन्ड OH हो गया। 3 मोल इसमें भी ले लेना है, क्योंकि 3 मोल 1 मोल 2 मोल 3 मोल बनेगा, इसमें 3 मोल का फॉर्मेशन होगा। तो सीधा सीधी आप दिमाग में ट्रिक बैठा के रखें कि, क्योंकि बार बार आप मैकेनिज्म नहीं करा सकते। आप देखें कि मैकेनिज्म हमने बताया, तो मैकेनिज्म काफी टफ है, बार बार आप उतना ज्यादा फॉर्मेशन नहीं करा सकते। आप हमने जो मैकेनिज्म बताया, तो वहां पे जो हमने पेरोक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन किया, तो वहां पे आप उसका नाम दे सकते हैं मोलोजोनाइट, MOLOZONITE मोलोजोनाइट। क्योंकि एक बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मोलोजोनाइट का फॉर्मेशन जो है किसके दौरान होता है, तो पेरोक्साइड लिंकेज के दौरान मोलोजोनाइट का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे आप नाम उसका लिख देंगे, पेरोक्साइड लिंकेज जो यहाँ पे हमने बनाया है, तो वहां पे लिखेंगे मोलोजोनाइट। दिमाग में आपका बैठ गया। एक बार और हम चर्चा इसका किए हैं कि अल्कीन का रिएक्शन जब हम करवाएंगे O3Zn के साथ या O3H2O2 के साथ, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड अटैच कर देना है, और ऑक्सीडेटिव के केस में H की जगह सिर्फ OH आ जाएगा। हम इसका क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके का हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। इसमें और बहुत सारा वेराइटी है। हम पिछले बार जो बताए थे आपको 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार का हम कराए थे, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कराए नहीं थे, क्योंकि इस पार्ट में बताना था कार्बोकेटायन का रिएक्शन, इंटरमीडिएट का रिएक्शन जिसमें हमको पढ़ाना था, उसमें हमको बताना था मेनली। तो इसका क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन को आपको ट्रिक के थ्रू ही बनाना है, क्योंकि आप मैकेनिज्म को नहीं करा सकते इसके केस में, ट्रिक के थ्रू इसको कराना है। तो ट्रिक में आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाइएगा, सीधा सीधी ट्रिक के थ्रू आप बनाना इस क्वेश्चन को, आसानी से बन जाएगा। क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो बार बार आप मैकेनिज्म कराने के लिए बैठेंगे तो काफी समय कंज्यूम हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में ट्रिक का रिक्वायरमेंट है उसमें हम ट्रिक आपको दे रहे हैं, ताकि क्वेश्चन जो है जल्द बन जाए। आपका कार्बोकेटायन एंडिंग पे है, अगली क्लास में आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कार्बोकेटायन एंड हो जाएगा, तब कार्बन आयन बताएंगे। कार्बन आयन काफी बड़ा पार्ट है, कार्बन आयन में बहुत सारा रिएक्शन है। अब आपको NCERT आप पलटें तो आपको बहुत सारा रिएक्शन जो है पढ़ाया हुआ मिलेगा, जैसे कि हेलोएल्किन्स में आप उल्टेंगे तो बहुत सारा जैसे रिएक्शन जो है उर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन आपको पढ़ाया हुआ है, जैसे कि एडिशन ऑफ H6 विथ अल्कीन, एडिशन ऑफ X2 विथ अल्कीन, सब सारा रिएक्शन आपको पढ़ा हुआ है। हमने डाइजेशन ऑफ एनोलिन बताया, तो वहाँ पे एक सैंडमेयर्स रिएक्शन होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सैंडमेयर्स रिएक्शन भी आपको पढ़ाया हुआ है। फिर सिर्फ थोड़ा सा बताना है, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड देन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन गेट्स फॉर्म, इसको कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो उसको बताएंगे, थोड़ा सा ही बताएंगे, आपको मैकेनिज्म पता चल जाएगा, क्योंकि हम पहले ही जिसमें हम बता रहे थे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, वहाँ पे ही हम बात किए हैं डाइजेशन ऑफ एनोलिन, तो वहाँ पे सिर्फ N+ हटाएंगे और Cl- Br- को ले जाके ऐड करा देंगे। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में देखेंगे बहुत सारा रिएक्शन हो चुका है। तो आपको कार्बन आयन आप 3 से 4 पीरियड में या 5 पीरियड मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे, आप NCERT को पलटेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग रिएक्शन जो हो चुका है। इसमें हेलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचा हुआ है, जो कि एक अलग पार्ट है, तो उसको पढ़ाना है। उसको पढ़ाने के बाद आप देखिएगा NCERT को पलटिएगा तो आपको लगेगा कि पहला चैप्टर में लगभग रिएक्शन को सर पढ़ा चुके हैं। एक बार जैसे ही हमको लगेगा कि अब हेलोएरिन्स पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, तो हाँ वहाँ पे मैं तुरंत NCERT को उस दिन रखूंगा आपके सामने, और आप अपने अपने पास NCERT को रखिएगा। मैं यहाँ से NCERT के एक लाइन जो है 5 से 6 पीरियड के बाद, जिसमें हमको लगेगा कि हेलोएरिन्स लगभग चीज समाप्त हो चुका है, 1-2 चीज जो इक्का दुक्का बचेगा मैं इसको समाप्त कर दूंगा, और आपके नोट में जहां भी जो मेंशन है मैं उसको बता दूंगा कि हेलोएरिन्स का है, तो वहां पे आप दिमाग में उसको बैठा लेंगे कि अच्छा हेलोएरिन्स का। ऐसे आपको अब चैप्टर वाइज तो आपको पढ़ना है, ऐसे तो आपको पूरे चीज दिमाग में बैठा के रखना है, चाहे वो जिस भी चैप्टर का मैकेनिज्म है, लेकिन अल्टीमेटली आपको दिमाग में तो बैठाने सारे मैकेनिज्म को ही है।
लेकिन फिर भी मैं आपको संतुष्टि के लिए एनसीईआरटी को मैं यहाँ से बताऊंगा। आप देखते जाएगा कि एनसीईआरटी का मोस्टली रिएक्शन जो है पहला चैप्टर का समाप्त हो चुका, तो आपके दिमाग में एक चीज लगेगा कि चलो पहला चैप्टर तो कम से कम समाप्त हुआ, दूसरा का कुछ रिएक्शन लगभग बताएंगे तो लगेगा दूसरा रिएक्शन लगभग समाप्त हो गया। तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए ताकि आपको लगे कि नहीं समाप्त हो रहा है चीज। तो इसके लिए मैं आपकी संतुष्टि के लिए 5 से 6 पीरियड के बाद आपको हैलोल्किन्स हैलोइरिन्स पूरे के पूरे आपको लगा कि समाप्त हो चुका है। इसमें मेनली एक बड़ा पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं उसको भी इंड कर दूंगा। और दूसरा जो है 5 रिएक्शन, इसमें जो है एक बचा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको जैसे हमने बताया है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजिनेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक बड़ा पार्ट हैलोल्किन्स हैलोइरिन्स चैप्टर में पीछे में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि हमने पढ़ा है 11th में ही आपको पढ़ा दिया है कि नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो चुका है। तो 4 से 5 पीरियड के बाद हम एक बार एनसीईआरटी को उठाएंगे, पूरे रिएक्शन आपको बता देंगे कि हैलोल्किन्स हैलोइरिन्स का पूरा रिएक्शन समाप्त हो चुका है। इक्का दुक्का जो बचेगा मैं उसी से मैं उसको समाप्त कर दूंगा। फिर दूसरे कुछ दिन के बाद आपको दूसरा चैप्टर में भी आवाज करा दूंगा कि नहीं दूसरे चैप्टर भी आपको समाप्त हो चुका है। उसके बाद समाप्त होने के बाद फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है सबका करवा दूंगा, ताकि बोर्ड के लिए जरूरी है एनसीईआरटी का एक बार क्वेश्चन पूरा हो जाए तो बोर्ड में आपको काफ़ी सहूलियत होगा। खास करके जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके लिए काफ़ी सुविधा होगा। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए भी सुविधा है, लेकिन उसके लिए है कि 30 से 40 रिएक्शन ही यदि आपको याद है, मैं उसको एक बार नोट में करके दे दूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं 30 से 40 रिएक्शन से ही काम चल जाएगा। बोर्ड में उतना ही सही काम चल रहा था, लेकिन सीबीएसई के बच्चों के लिए जो बोर्ड वाले हैं तो उनके लिए है कि आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराने से काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। और यदि बिहार बोर्ड का बच्चा भी है तो एनसीईआरटी का मोस्टली क्वेश्चन यदि मैं करा दूंगा तो जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछना होगा बोर्ड में उसको घुमा के जिस भी तरीके से पूछना होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन यदि मैं पूरा करा दूंगा तो जिस भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपको लगेगा कि पूरा क्वेश्चन आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछे बनना ही है। इसलिए एक बार मैं एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, एनसीईआरटी को उठाऊंगा, क्वेश्चन कराते जाऊंगा। जहां भी अपना थोड़ा बहुत दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन जो है आपको लगा कि आता है, हमको लगा कि आपको बताने का जरूरत नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे नोमेनक्लेचर वगैरह का पार्ट है तो उसको मैं छोड़ दूंगा, जो बताने लायक होगा लगभग क्वेश्चन मैं बता दूंगा। थैंक यू, बाय। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्बो एनायन का।